अस्सलाम वालेकुम नादरीन, फालिज के आगाही के प्रोग्राम के दूसरे किस्त के साथ हम हाजिर हैं और आज के हमारे प्रोग्राम का मौजू है फालिज की तशख़ीस और उसके हवाले से जो टेस्ट कराए जाते हैं उसकी क्या अफादियत है और उससे क्या मालूमात होती हैं। आज जो हमारे मेहमानों में शामिल हैं वो प्रोफेसर डॉक्टर सरवर सिद्दीकी हैं जो आगा खान यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं न्यूरोलॉजी के, और इसके अलावा कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स में डीन हैं न्यूरोलॉजी फैकल्टी के। और हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद अजीमुद्दीन जो आगा खान यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं रेडियोलॉजी के, और ये काफ़ी अरसे से आगा खान यूनिवर्सिटी के साथ वाबस्ता हैं और स्ट्रोक की डायग्नोसिस में काफ़ी इन्होंने तहकीकी काम भी किया हुआ है। तो आज हम अपनी गुफ्तगू शुरू करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर सरवर सिद्दीकी से कि सबसे पहला सवाल तो ये है कि ये फालिज होता क्या है। ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों ने इसका नाम सुना हुआ होता है लेकिन उनको पता नहीं है कि ये बीमारी होती क्या है, इसकी क्या अलामात होती हैं, ये पता कैसे चलता है कि किसी को फालिज हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर किसी फ़र्द को फालिज हो तो उसकी तशख़ीस एक फ़र्द ख़ुद किस तरह कर सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद वासे। फालिज दरअसल खून के दौरान की ख़राबी अगर हो जाए, मिसाल के तौर पर अगर खून की नाली यानी शरियान में खून का बहाव रुक जाए किसी क्लॉट की वजह से, या खून की नाली लीक हो जाए, बर्स्ट हो जाए और खून बाहर निकल आए, इन दो सूरतों में जो उमूमी सूरत होती है खून नहीं पहुंचता और उस प्रेशर की वजह से खून की नाली से खून बाहर निकल आए तो प्रेशर की वजह से दिमाग के खलिए मुतासर होते हैं। दिमाग के वो खलिए जो भी खलिए मुतासर होते हैं, इनका जो काम है वो काम रुक जाता है। इसको हम कहते हैं फालिज। 1% लोगों में खून की नाली की सोजिश की वजह से भी हो सकता है, लेकिन बुनियादी वजह यह है कि खून ऑक्सीजन की कमी और खून के दौरान की कमी हो जाए और उसकी वजह से दिमाग का एक हिस्सा मफलूज हो जाए या अपना काम छोड़ दे। तो ये तो इसकी पैथोलॉजी है, यानी ये तो किस तरह से ये होता है। अब इसकी निशानियां क्या हैं? इसकी निशानियां बहुत मुश्किल नहीं हैं पहचानना कि आम आदमी कैसे पहचाने। उमूमन बेशतर लोगों में ऐसा होता है कि जिस्म का दाहिना या बायां हिस्सा अचानक काम करना छोड़ दे। इसमें लफ्ज़ अचानक ही बहुत ज़रूरी है और एक साइड भी ज़रूरी है। उमूमन दोनों साइड पर एक साथ कमज़ोरी हो जाने की दूसरी वजूहत भी होती हैं। फालिज भी उसकी एक वजह है, लेकिन उमूमन दूसरी वजूहत भी होती है। लेकिन अगर आधा धड़ मुतासर हो तो इसको ये फालिज की बहुत आम वो है। इसके अलावा दूसरी और भी अलामतें हैं। मिसाल तौर पर अचानक नज़र का कम हो जाना, एक आँख की नज़र चली जाना, या अब बोलते बोलते आवाज़ रुक जाना, या बेहोश हो जाना, या कभी कभार लोगों के अंदर पहला दौरा मिर्गी का दौरा अगर हो जो पहले कभी ना हुआ हो तो ये भी फालिज की अलामत होती है। लेकिन बेशतर बिलउमूम बेशतर लोगों में आधे धड़ की कमज़ोरी यानी चेहरे की कमज़ोरी, हाथ और पाँव की कमज़ोरी, बेहोशी, ये उमूमी अलामतें हैं जो कि फालिज ज़बान में लड़खड़ाहट भी फालिज हो सकती है, या अचानक कोई चाल में तब्दीली आ जाए, या सर में अगर शदीद दर्द हो, ये भी हो सकती हैं फालिज की अलामत। बिल्कुल जी हाँ। अगर ज़बान की लड़खड़ाहट का मतलब ये है कि तलफ़्फ़ुज़ साफ़ ना हो, अल्फाज की अदायगी में दुश्वारी हो रही हो, या आवाज़ रुक जाए, आवाज़ आदमी बोल ना सके, या बिल्कुल उसकी आवाज़ उसकी बोलचाल समझ में नहीं आए, यानी ना वो समझ रहा है ना वो बोल पा रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, ये भी है। शदीद सर में दर्द दूसरी वजूहात से भी होता है, लेकिन अगर खून की नाली बर्स्ट हो जाए अंदर दिमाग के अंदर तो उसकी एक अलामत शदीद सर में दर्द भी होता है। बेहोशी, जैसे मैंने अर्ज़ किया, यह बेहोशी भी इसकी एक अलामत है। तो डॉक्टर अजीम, जो फालिज के मरीज़ होते हैं उसमें बिलुमूम ये बात कही जाती है कि उनके मरीज़ों का CT स्कैन या MRI करवाना चाहिए। एक तो पहला सवाल तो ये है कि ये टेस्ट कितना ज़रूरी है, क्या इसके बग़ैर भी हम फालिज का पता चला सकते हैं या उसका इलाज कर सकते हैं? नहीं, दूसरी बात है कि CT स्कैन जब हम कराते हैं तो उससे हमें क्या मालूमात होती हैं, क्या ऐसी चीज़ें पता चलती हैं जो हमें वैसे ही डॉक्टर के देखने से नहीं पता चल जाती, और CT स्कैन कराना ज़्यादा बेहतर होता है या MRI कराना ज़्यादा बेहतर होता है, इन दोनों में क्या फ़र्क है? तो ये ज़रा आप हमारे नाज़रीन को बताइए। शुक्रिया डॉक्टर वासे। जैसा कि अभी डॉक्टर हमारे सरवर साहब ने बताया कि कुछ अलामतें हैं, जब मरीज़ उन अलामतों के साथ किसी डॉक्टर के पास पहुंचता है तो उसके आम तौर से दो चीज़ें हो सकती हैं, जैसे इन्होंने बताया कि दौरान खून कम होना या खून की शरीयान का फट जाना। बाद वक्त क्लिनिकल हिस्ट्री से भी ये चीज़ों में फ़र्क किया जा सकता है, लेकिन अक्सर इनमें फ़र्क करना शायद मुश्किल होता है। तो ये चीज़ तय करना है कि ये इसकी अहम वजह या मेन वजह क्या है
तो सबसे 2 इन्वेस्टिगेशन अवेलेबल हैं जिसमें से हम चूज़ कर सकते हैं, एक सीटी स्कैन है और एक एमआरआई है। सीटी स्कैन अगर हम देखें तो आसानी से हर जगह अवेलेबल होता है, उसमें पेशेंट का कोऑपरेशन भी उतना ज़्यादा नहीं चाहिए होता जितना एमआरआई के दौरान पेशेंट का कोऑपरेशन चाहिए। और सीटी स्कैन हेमरेज को, यानी शरीयान फटने से जो हेमरेज होता है उसको बहुत जल्दी और बहुत आसानी से बता देता है। एमआरआई में हेमरेज में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है, तो आइडियली जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन किसी पेशेंट की जिनको हम स्ट्रोक सस्पेक्ट कर रहे हैं वो सीटी स्कैन होना चाहिए। सीटी स्कैन एक चीज़ बिल्कुल क्लियर बता देगा कि इनको, इस मरीज़ को खून की शरीयान फटी है या नहीं फटी, और उसमें ब्लीडिंग हुई है अंदर या नहीं हुई, ये बिल्कुल 100% ये कंफर्म कर देगा। अब रहा ये सवाल कि क्या खून के दौरान खून कम होने से, अगर ये किसी ऐसे मरीज़ का सीटी हुआ और हमें पता चला कि अभी शरीयान तो नहीं फटी, इसमें कोई ब्लीडिंग नहीं है, कोई हेमरेज नहीं है, तो क्या दौरान खून कम हो गया है? यहाँ थोड़ी सी एक लिमिटेशन आ जाती है सीटी स्कैन की। सीटी स्कैन वो चेंजेस जो दौरान खून कम होने से की वजह से होती हैं वो फौरी तौर पर नहीं बता सकता। कम अज़ कम 4-5 घंटे गुजरे हों या बाज़ सूरतों में इससे भी ज़्यादा टाइम गुजरा हो तो सीटी पर डायरेक्ट साइंस आते हैं जो ये बताते हैं कि ये दिमाग का ये हिस्सा मुतासिर हुआ है। तो लेकिन ये इनडायरेक्ट एविडेंस से भी आदमी काम कर सकता है कि ब्लीडिंग नहीं है और सिम्टम स्ट्रोक के हैं, तो वो उसको दौरान खून कम होने का समझ कर उस पर ट्रीटमेंट शुरू कर दें। लेकिन यहाँ पर एमआरआई का रोल बहुत ज़्यादा है। एमआरआई जो है वो चंद घंटे, इनफैक्ट विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर भी बता सकता है कि इस दिमाग का यह हिस्सा मुतासिर हुआ है, इसका दौरान खून कम हुआ है। और जब अब एमआरआई में भी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है तो एमआरआई में ऐसे सीक्वेंसेस ऐसे मतलब उसमें स्कैनिंग के पैरामीटर्स हैं जिससे हम बिल्कुल ना सिर्फ ये बता देते हैं कि ये हिस्सा मुतासिर हो गया है, और बल्कि हम, बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर जो हिस्सा अभी रिस्क पर है, जो अभी मुतासिर तो नहीं हुआ लेकिन मुतासिर होने के रिस्क पर है, वो भी हम क्लियरली बता सकते हैं। जी, मजीद तो हम अगर ये ऐसा हो रहा हो कि वो मुतासिर हिस्सा छोटा सा है और मुतासिर होने वाला हिस्सा बाकी है, तो उसको एग्रेसिव ट्रीटमेंट करके फिर उसको मैनेज किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा, इन दोनों टेस्ट की कॉस्ट में भी फ़र्क है या उनके टाइम में भी फ़र्क है कि कितनी देर में ये टेस्ट कर सकते हैं, या उसकी लिमिटेशंस भी हैं कि किसका हो सकता है किसका नहीं हो सकता है? कॉस्ट का तो डेफिनेटली फ़र्क है। सीटी स्कैन आमतौर से एमआरआई के मुकाबले में सस्ता होता है, लेकिन शायद ये मरीज़ों के लिए कोई फॉर्चुनेट तो बात यह है कि अब क्योंकि ऐसे सेंटर बहुत सारे खुलते जा रहे हैं और ये अब इतना, मतलब कम से कम कराची के हद तक, और जगह का तो अभी इतना नहीं है जितना कि इतने सेंटर्स हो गए हैं कि कंपटीशन और उसकी वजह से कॉस्ट भी और बहुत सारे और फैक्टर्स की वजह से कॉस्ट भी दोनों टेस्ट की खासी कम हुई है। लेकिन बहरहाल किसी भी सेटअप में सीटी स्कैन कम कॉस्ट का होता है और एमआरआई ज़्यादा कॉस्ट का होता है, एक बात। दूसरी बात ये कि पेशेंट को, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि एमआरआई के जो सीक्वेंसेस होते हैं वो थोड़े से लंबे टाइम मांगते हैं, उनमें पेशेंट की मूवमेंट ना हो, पेशेंट रेस्टलेस ना हो। एक तो ये वजह है कि वो एमआरआई करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, और सीटी स्कैन रेस्टलेस पेशेंट का भी किया जा सकता है। तो फिर कुछ ऐसी काउंटर इंडिकेशन है, जैसे अगर पेशेंट को कोई हार्ट वाल्व लगा या उसकी कोई पहले सर्जरी हुई जिसमें क्लिप्स लगे हुए हैं, तो कुछ ऐसे इंडिकेशन है जिसमें एमआरआई जैसा रिस्की हो जाता है, जिसमें किसमें तो कर नहीं सकते और किसी में रिस्की हो जाता है। तो एमआरआई टेक्निकली डिमांडिंग है, उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, कॉस्ट भी ज़्यादा है, लेकिन वह इंफॉर्मेशन भी ज़्यादा रहता है। अच्छा, एमआरआई के हवाले से लोग एक खौफ में मुब्तला होते हैं, लोग समझते हैं कि कोई ख़तरनाक टेस्ट है, वो उसका एक डर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या वाकई वो कोई ख़तरनाक टेस्ट है या उसमें ऐसा कोई ख़तरा नहीं है कि लोग उसको टेस्ट कराएं तो उसमें कोई इश्यूज़ हैं, या क्या है? असल में ख़तरनाक टेस्ट तो बिल्कुल नहीं है, उसमें कोई ख़तरे नहीं है, लेकिन जिस चीज़ से लोग खौफज़दा होते हैं वो गैंट्री, जिसे हम कहते हैं गैंट्री, जिसके अंदर पेशेंट लेटा हुआ होता है, वो बिल्कुल एक टनल शेप होती है, और जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक फील्ड हमें चाहिए, जितना ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी का एमआरआई होगा, उतनी बड़ी, उमूमन ये डायरेक्ट रिलेशन होता है, उतनी लंबी गैंट्री होती। तो बहुत सारे मरीज़ उस गैंट्री में लेटने से जो है बहुत परेशान होते हैं कि उसके अंदर जाने से उनको खौफ होता है। सीटी स्कैन की गैंट्री रिलेटिवली नैरो होती है और उसमें पेशेंट को आसपास की चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, तो इस वजह से वो खौफज़दा नहीं होते। ख़तरनाक इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल नहीं है, लोग खौफज़दा होते हैं। डॉक्टर सरवर, अब फालिज, अगर किसी फ़र्द को महसूस हो कि उसको फालिज की अलामतें डेवलप हो गई हैं, तो उसको क्या करना चाहिए? और अगर वो हॉस्पिटल में पहुँचे तो फिर डॉक्टर्स को क्या करना चाहिए? बिलखुसूस कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं कि जो कराने ज़रूरी होते हैं फालिज के मरीज़ों में, जो ज़रूर कराने चाहिए कि जिससे फालिज की असबाब का भी पता चल जाए और मुस्तकबिल के फालिज के अटैक से भी बचा जा सके?
फालिज की अलामतें जो मैंने पहले बताई, अगर मरीज़ ये महसूस कर रहा है कि ये अलामतें हो रही हैं तो सबसे पहले उसको फ़ौरी तौर पे एक करीबी अस्पताल जाना चाहिए। घर में बैठ के ये हल नहीं हो सकता, किसी डॉक्टर के क्लिनिक पे जाके ये मामला हल नहीं हो सकता। इस पे तो किसी अस्पताल की इमरजेंसी में जाना चाहिए। इमरजेंसी में जब जाएंगे वो, तो सबसे पहले इमरजेंसी के रिसेप्शन में बताएंगे कि भाई मेरा एक हाथ पे एक पाँव काम नहीं कर रहा है, मुझे नज़र नहीं आ रहा, या घर वाले बताएंगे। डॉक्टर उनको फ़ौरी तौर पर उनको समझिए कि तरजीही बुनियाद पे देखा जाएगा। ये नहीं हो सकता कि उनको बैठा दिया जाएगा आप 2 घंटे बाद आपको देखेंगे, नहीं, उनको ऐसे मरीजों को तरजीही बुनियाद पे देखा जाता है। ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तमाम इमरजेंसी रूम जी हाँ, फालिज के मरीज को फौरी तौर पे देखते हैं, तरजीही बुनियाद पे देखा जाएगा। उसके बाद उसको देखा जाएगा, उसका पल्स देखा जाएगा, ब्लड प्रेशर, उस वक्त उसका खून का टेस्ट किया जाएगा कि उस वक्त शुगर कैसा है, और उसके बाद फिर उसकी हिस्ट्री ली जाएगी और बाकी मुआयना किया जाएगा दिमागी न्यूरोलॉजिकल। और फिर डॉक्टर ये तशख़ीस करेगा कि ये फालिज होने के इम्कानात हैं इसके, और फिर उसका स्कैन होगा, या CT स्कैन होगा या MRI होगा। जल्दी और उजलत की वजह यह है कि कुछ मरीज़ों में अगर वो 4.5 घंटे से पहले हस्पताल पहुंच जाएं और उनके CT स्कैन हो जाए इस दौरान, और उनको खून की नाली में रुकावट की वजह से फालिज हुआ हो, यानी हेमरेज ना हो, ब्रेन हेमरेज ना हुआ हो, तो उनका एक मखसूस इलाज मौजूद है जो हम बेशतर मरीज़ों को ऑफ़र करते हैं। अगर वो उसके लिए अदरवाइज़ फ़िट हों तो उसका आउटकम बहुत अच्छा होता है। तो पहले आज से 20-25 साल पहले जो हम कहते थे कि फालिज का कोई इलाज नहीं है, सिर्फ वर्जिश, फिजियोथेरेपी और कुछ दवाइयाँ और रोकथाम की, तो ये इसमें एक रिवोल्यूशन है। ये एक तरह का रिवोल्यूशन है स्ट्रोक के ट्रीटमेंट में कि ये खून के क्लॉट को फ़ौरन घुलाने वाली दवाई, जैसे कि हार्ट अटैक में किया जाता है, स्ट्रेप्टोकाइनेस दिया जाता है, उसी तरह खून के क्लॉट को घुलाने वाली दवाई। लेकिन ये बात वाज़ेह करूं कि ये खून का क्लॉट जो खून की नाली के अंदर है, खून की नाली बर्स्ट हो गई है, खून बाहर निकल आया और क्लॉट हो गया, उसके लिए बिल्कुल भी नहीं, ये उल्टा इलाज है। तो ये अगर 4.5 घंटे के अंदर मरीज़ पहुंच जाए और उसका स्कैन भी हो जाए और बाकी कुछ और भी अलामतें हैं जो होनी चाहिए, तब वो मरीज़ सूटेबल होता है। ये इसका सारी दुनिया में बेहतरीन स्टैंडर्ड इलाज है आज की तारीख़ में, और ये हमारे अस्पतालों में मौजूद है। कुछ अस्पतालों में, सारे अस्पतालों में मौजूद नहीं है, कुछ अस्पतालों में मौजूद। उसके बाद मरीज़ का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ECG किया जाता है, और फिर हमें ये आमतौर पे दिल की पट्टी जिसको कहते हैं जी, और स्कैन करके हम मरीज़ को बता सकते हैं कि जनाब ये खून की नाली बर्स्ट होने की वजह से हुआ है या खून की नाली ब्लॉक होने की वजह से हुआ है। और हम इसके अलावा कुछ और टेस्ट करते हैं ताकि हमें पता चले कि और क्या क्या रिस्क फैक्टर है जो मरीज़ को नहीं मालूम है या मालूम है और वो आउट ऑफ कंट्रोल है। यानी वो क्या टेस्ट होते हैं ब्लड के जो कराने ज़रूरी है? जी हाँ, खून का जो टेस्ट होता है वो एक तो हम ये देखना चाहते हैं कि खून में चर्बी की मकदार कितनी है, जिसका कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। फिर हम ब्लड शुगर देखना चाहते हैं, और अगर शुगर बढ़ा हुआ हो इनिशियल असेसमेंट पे, तो हम पिछले 3 महीने का एवरेज शुगर का एक ख़ास टेस्ट होता है, वो कराते हैं, जो हीमोग्लोबिन A1C कहलाता है। वो कराते हैं ताकि पता चले कि मरीज़ डायबिटीज़ उसको पुरानी है, कितनी पुरानी है, और अगर है तो कंट्रोल में रहा है या नहीं रहा है। इसके अलावा मरीज़ के बाकी दीगर अलामतों पर मुनहसर है। खून की गर्दन की जो शहरग होती है उसका एक स्कैन होता है, अल्ट्रासाउंड, जिसके बारे में डॉक्टर अजीम बेहतर बताएंगे। ये करते हैं ताकि उसमें किसी किस्म की तंगी या रुकावट तो नहीं है। ये भी एक मेजर वजह है स्ट्रोक की। दिल का स्कैन करते हैं जिसको अल्ट्रासाउंड या एकोकार्डियोग्राम कहते हैं। उससे हमें पता चलता है कि दिल की दीवारों का क्या हाल है, दिल की धड़कन की मजबूती या ताकत कितनी है, उसकी जो दरवाजे हैं यानी वाल्व में कोई तंगी तो नहीं है, दिल के चेम्बर्स के अंदर कोई खून का क्लॉट तो नहीं जमा हुआ। तो ये चीज़ें हमें ज़रूर अच्छा, ये जो खून की चर्बी का आपने बताया, तो ये कोई एक ही चर्बी है या कई तरह की चर्बियां होती हैं कि जिनको हम चेक करते हैं? तो कोलेस्ट्रॉल की किस्में जो होती हैं, क्लिनिकली रेलेवेंट चर्बियां हैं, वो एक तो ये टोटल कोलेस्ट्रॉल, जी, और फिर LDL जो ख़राब वाला कोलेस्ट्रॉल है, जो जाके खून की नालियों के अंदरूनी दीवार में जमता है। ट्राइग्लिसराइड है जिसका भी बराह रास्त ताल्लुक़ है स्ट्रोक के रिस्क से, जी। और एक है HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जो कि अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल होता है, जो हमें फालिज और दिल की बीमारियों से बचाव करता है। तो हम ये चारों चीज़ें एक ही टेस्ट में देखते हैं और ये देखते हैं कि दोनों का रेशियो कितना है और उसका इलाज करते हैं। डॉक्टर अजीम, जिस तरह यहाँ पे बात आई कि ज़ाहिर है ये बीमारी चूँकि खून की नालियों की वजह से होती है, या तो ब्लॉक हो जाती हैं वो फट जाती हैं, तो इसलिए इसके जो टेस्ट होते हैं उसमें खून की नालियों को देखना एक ज़रूरी चीज़ होती है।
अब खून की नालियों को देखने के लिए कई तरह के टेस्ट अवेलेबल हैं, जिस तरह के डॉक्टर सरवर ने बताया कि अल्ट्रासाउंड हम करते हैं, या दिमाग के अंदर के खून की नालियों को आप देखने के लिए MRA करते हैं या CT एंजियोग्राम करते हैं। तो एक तो ये कि इन टेस्ट से क्या पता चलता है, दूसरी बात है कि इन टेस्ट से जो मालूमात होती हैं वो ऐसी होती हैं कि जिससे फ़ायदा उठा के फिर आप बीमारी का बेहतर तरीके से इलाज कर सकते हैं। और इन टेस्ट के कराने में कोई इशू प्रॉब्लम ऐसी तो नहीं है कि जो मरीज़ को सामना करना पड़े, या उसकी कॉस्ट क्या होती है। ये ज़रा ऐसी चीज़ें कि जो हमारे नाज़रीन के लिए बड़ी मालूमात का ज़रिया होंगी। अब इसमें सूरत हाल ये है कि अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें तो 2 तरह से कर सकते हैं कि एक तो दिमाग के अंदर की जो खून की रगें हैं उनका देखना, और एक दिमाग से बाहर जो खून की रगें जो इम्पॉर्टेंट जो ने बताया गर्दन की जो शहर होती है कैरोटिड आर्टरीज वर्टिब्रल आर्टरीज उनको देखना। तो इनको अगर हम थोड़ा दो डिवाइड करें तो दिमाग की जो खून की रगें होती हैं उसको हम आमतौर से MRA जो मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी होती है, जिसमें मरीज़ का कोई ख़ास कुछ भी मतलब उसको अक्सर तो कॉन्ट्रास्ट भी नहीं देना पड़ता, कोई दवा भी नहीं देना पड़ती, और वो टेस्ट किया जा सकता है MRI के ज़रिए। और वो ये बता देता है कि खून की रगें इनकी दिमाग के अंदर की उनमें कोई बीमारी है, एथेरोस्क्लेरोसिस जो है उसकी वजह से कोई नैरोइंग है, कोई एक्लूजन है, या कोई क्लॉट फंसा हुआ है, या कोई वहाँ पर एन्यूरिज्म था खून के जो ब्लड वेसल में कोई कमज़ोरी थी जहाँ से वो फट के खून बाहर निकला है। तो ये चीज़ें MRI से बता सकते हैं। जो दिमाग के अंदर की खून की रगें देखने का दूसरा टेस्ट जो है CT से कर सकते हैं, CT एंजियो में, लेकिन उसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है कि हमें उसमें कॉन्ट्रास्ट देना पड़ता है, जो मरीज़ के किडनी के फंक्शंस देखना पड़ेंगे और कुछ और चीज़ें देखना पड़ेंगी। तो वो भी ये दोनों चीज़ें बता देगा कि दिमाग के अंदर की खून की रगों का सूरत हाल क्या है। लेकिन जो CT एंजियो यानी CT एंजियोग्राफी जो हम करते हैं वो अक्सर बेशतर उन मरीज़ों में ज़्यादा की जाती है जिनमें खून की रगें फटी होती हैं, चाहे वो एन्यूरिज्म यानी खून की वेसल की कमज़ोरी, या कोई जो एब्डोमिनल वेसल वहाँ बन जाती हैं AVM, उसको देखने के लिए CT एंजियो की ज़्यादा अफादियत है। अब रहा सूरत जवाब ये कि दिमाग की जो गर्दन की जो रगें कैरोटिड आर्टरी इसको देखने का, तो क्योंकि क्लॉट्स 2 जगह से आ सकते हैं, जैसे इन्होंने बताया कि या तो हार्ट से आ सकते हैं दिमाग तक पहुँचे, या वो गर्दन की जो अक्सर वो बेशतर सूरत हाल होती है गर्दन की रगों से आते हैं। तो इसका आसान टेस्ट जो कॉस्ट इफ़ेक्टिव टेस्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं आती पेशेंट को और ईजीली हो जाता है, वो होता है कैरोटिड डॉपलर। कैरोटिड डॉपलर आपको बताएगा कि जी खून की रगें जो कैरोटिड आर्टरीज़ हैं वो खुली हुई हैं या उनमें कोई नैरोइंग है तो किस दर्जे तक की नैरोइंग है, कितने % है, वो सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है, क्योंकि अगर वो 70% से ज़्यादा होती है तो वो सिग्निफिकेंट होती हैं। फिर वो ना सिर्फ ये बताएगा बल्कि ये भी बताते हैं कि उसके जो क्लॉट बना हुआ है उसकी नोयत कैसी है, कि वो कैल्सिफाइड क्लॉट है या उसके अंदर कोई ऐसे जो हैं चीज़ें हैं जो ऊपर दिमाग में जा सकती हैं। तो डॉपलर बाज़ दफ़ा क्या होता है कि खून की रगें जो कैरोटिड आर्टरीज़ हैं वो इतनी कैल्सिफिकेशन होती है कि वो डॉपलर पर कुछ कन्फ्यूजन हो जाती हैं कि ये नैरोइंग कितनी है, क्योंकि वो कैल्सिफिकेशन के बियॉन्ड डॉपलर देख नहीं सकता। तो ऐसी सूरतों में जबकि कोई ऐसा सस्पिशन हाई हो और वहाँ पर सही उस पर तशख़ीस ना हो रही है, तो फिर गर्दन की रगों के लिए भी CT एंजियोग्राफी भी करते हैं और MR एंजियोग्राफी भी करते हैं, तो उससे आप देख सकते हैं। अच्छा, जो गर्दन की नालियों का अल्ट्रासाउंड है, ज़ाहिर है ये कोई महंगा टेस्ट है या ये कोई ऐसा टेस्ट है कि जो थोड़ा इन्वेजिव होता है, या बहुत ही आम टेस्ट है और इसमें कोई ख़तरा नहीं होता है, ताकि लोग मतलब इसको कराने में कोई लोगों को मुश्किल तो नहीं है? अब ये देखें कि टेस्ट तो मेरा ये ख्याल है कि कोई ख़ास महंगा नहीं है, MRI और CT के मुकाबले में तो ये खासा सस्ता होता है अगर उसको कंपैरिजन करें। लेकिन इसके ये जितने कॉमनली हर जगह अल्ट्रासाउंड हो जाते हैं, इसके लिए एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है। असल बात ये होती है कि मशीनें भी शायद अवेलेबल हों बहुत सारी जगह, एक स्पेशल प्रोब चाहिए होता है जो अक्सर बेशतर सेंटर्स में होता है, लेकिन इसकी इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि इसमें जो है एक्सपर्टीज़, मतलब कि मैं देखूं और मुझे आता नहीं है तो मैं हो सकता है कि उसको पिक ना कर सकूं, मेरी कैलकुलेशन गलत हो, मैं उसको 50% कहूँ जबकि वो हो 70%। इस तरह के मसाइल होते हैं। एक्सपर्टीज़ है कि हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट होना जो ये अल्ट्रासाउंड करने वाले हैं वो कितने, इसमें ख़तरा बिल्कुल कोई भी नहीं है, मरीज़ को कोई तकलीफ़ भी बिल्कुल नहीं होती, बहुत आसानी से टेस्ट हो जाता है जहाँ करते हैं, तो ये है। अच्छा, अब अगर कोई 20-25 साल 30 साल जिस तरह की बात आई कि इस तरह के मरीज़ों में भी फालिज होता है लोगों में, तो अगर इस तरह का कोई फ़र्द आए 25-30 साल 35 साल की उम्र में जिसको फालिज हो, तो उसके अंदर वही टेस्ट करते हैं जो आपने बताया, या उसके अलावा भी कुछ और टेस्ट होते हैं जो ख़ासतौर पे यंग ख़वातीन में या बच्चों में जो फालिज हो जाता है, नौजवानों में, उसके लिए कोई अलग से भी टेस्ट होते हैं जिससे पता चल जाए कि उनमें क्यों फालिज हुआ है? ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, जो यंग एज में जो फालिज होता है
उसके अंदर रिस्क फैक्टर्स तो वो हैं मौजूद, वो तो होते ही हैं, जो कि बाकी इससे पहले वाले प्रोग्राम में डॉक्टर मालिक और डॉक्टर भोजो साहब ने बताए थे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा हुआ होना, तंबाकू वगैरह। लेकिन दो और चीज़ें हैं समझने की। एक तो ये है कि पैदाइशी तौर पे खून में जमने की सलाहियत ज़्यादा है, तो खून को जमने के लिए कोई 12-13 फैक्टर्स होते हैं, उनमें से किसी फैक्टर की कमी है या उसके जो इसकी जो एंटी जो फैक्टर्स हैं उनकी ज़्यादती है, तो उस सूरत में खून में जमने की सलाहियत ज़्यादा हो जाती है और मरीज़ को यंग एज में स्ट्रोक हो जाता है। हम एक छोटी सी मिसाल देते हैं। मिसाल में एक फैक्टर है, इसका नाम है एंटी थ्रोम्बिन 3। अब एंटी थ्रोम्बिन 3 की अगर कमी हो जाए तो खून जमने लगता है और यह फालिज की सूरत में नमूदार हो सकता है। तो इस तरह की और बहुत सारी बीमारियां हैं, या खून के ज़र्रात की ज़्यादती है, प्लेटलेट की ज़्यादती है, या खून के लाल ज़र्रात की ज़्यादती है, जिसको हम थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं या पॉलीसाइथीमिया कहते हैं, जैसे खून के लाल ज़र्रात की ज़्यादती, तो ये भी फालिज का मौजू बनती है। इसके अलावा कुछ ऐसी मसाइल हैं कि खून की नाली के अंदर की लाइनिंग जो है उसमें ख़राबी है और वो उसमें खून की रवानी रुकावट के साथ होते हैं। जो ज़्यादातर जैसे कोई सुनते हैं कि कोई खिलाड़ी खेल रहा था, उसको फालिज हो गया, तो उसकी वजूहत ज़्यादातर यही होती है कि उनके खून की नाली, उसकी वजूहत ज़्यादा ये नहीं होती। उसकी उमूमन वजूहत ये होती हैं कि दिल का मसला हो, दिल की कोई कंजेनिटल या पैदाइशी नक्स हो उसके अंदर, वाल्व की ख़राबी हो, या सुराख हो दिल की दीवार में, जो दो चैम्बर्स के दरमियान दीवार होती है उसमें हो, ये एक चीज़ है। या जो दिल की अपनी दीवारें हैं, जैसे कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, वो अगर जो ठीक ना हो, या दिल की धड़कन की बेतरतीबी, वो भी फालिज की वजह बहुत अहम वजह है। ये बहुत अहम वजह है, दिल के धड़कन की बेतरतीबी। तो वो एक बेतरतीबी होती है जो हर वक्त रहती है, जो आप पल्स महसूस करें, जो इस दिल की पट्टी से पता चल जाती है, दिल की पट्टी से पता चल जाता है। और कभी कभी ये होता है कि वो पैरोक्सिस्मल होती है, आती जाती रहती है, जिसकी तशख़ीस डिफ़िकल्ट होती है। हो सकता है पहले ही दिल की पट्टी में वो नज़र ना आए। उसके लिए कोई टेस्ट है? उसके लिए हम 24 घंटे का होल्टर मॉनिटरिंग कहते हैं, 24 घंटे का ECG टेप। इसकी अहमियत आपको थोड़ा सा दिलचस्प बात बता दूं कि एक जो हम ECG करते हैं, दिल की पट्टी करते हैं, उसमें तकरीबन 50 दिल की 50 धड़कनें रिकॉर्ड होती हैं। लेकिन 24 घंटे का जब रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें तकरीबन 1,10,000 धड़कनें रिकॉर्ड होती हैं। तो इससे हमें और ज़्यादा बेहतर तरीके से मालूम हो जाता है। तो एक तो ये खून की जमने की सलाहियत की ख़राबी, खून की का गाढ़ापन, खून की नालियों के अंदरूनी लाइनिंग की ख़राबी, दिल की अपनी स्ट्रक्चर की या बनावट और साख्त की ख़राबी जो अमूमन पैदाइशी होती है, या दिल के धड़कन की बेतरतीबी, ये वो वजूहात हैं जो यंग स्ट्रोक में होता है। एक और चीज़ जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा वो ख़ास तौर पर ख़वातीन के अंदर होता है, और वो जो ज़चगी के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान, ये प्रेगनेंसी के फौरी बाद जो पोस्टमार्टम पीरियड होता है, या दौरान या फ़ौरन बाद। तो प्रेगनेंसी के दौरान खून में जमने की सलाहियत कुदरती तौर पर बढ़ जाती है, ठीक है। और एक ख़ास बीमारी होती है, इसको हम कहते हैं कॉर्टिकल वीनस थ्रोम्बोसिस। उसमें खून की वो नालियाँ छरक जो है वो तो खून ले जा रही है, खून जो वापस जा रहा है वो वेन से जाता है, और उसके बड़े साइनसेस होते हैं, उन साइनसेस के अंदर ब्लॉकेज आ जाती है, जिसको हम वीनस थ्रोम्बोसिस कहते हैं। प्रेगनेंसी में, और वो ख़वातीन जो हमल माने दवाइयाँ खाती हैं, उनके अंदर इसके इम्कानात ज़्यादा होते हैं, ठीक। तो और ये हमारे काफ़ी कॉमन जो है वजह है, और ज़ाहिर है कि आपका ख़ास मौजू है, तो इस पर मेरा गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं है। बस एक आखिरी सवाल ये है कि जो अभी डॉक्टर सरवर ने इस तरह बताया कि एकोकार्डियोग्राम करते हैं दिल को देखने के लिए, तो वो टेस्ट कितना ज़रूरी है और उससे क्या क्या मालूमात हासिल होती है, मुख्तसरन बता दिए, इसलिए कि हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने वाला है। आपने जो दिल की समय धड़कन और उसकी जो फंक्शनल आस्पेक्ट है वो तो दिल की पट्टी से देख लिया, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो एको आपको डायरेक्ट बताता है। तो बताता है कि दिल की साख कैसी है, इसमें कोई कंजेनाइटल कोई ऐसा तो नहीं कि साख में ख़राबी हो, या इसके अंदर कोई ऐसा तो नहीं कि क्लॉट है, जो क्लॉट फंसा हुआ है किसी खाने में, और वो क्लॉट जो है टूट टूट कर दिमाग के अंदर जा रहा है। तो ये मुख्तसर से वक्त मालूमात है। जी नाज़रीन, आज हमने फालिज की तशख़ीस और उसके हवाले से जो टेस्ट कराए जाते हैं उसके हवाले से बड़ी मालूमाती गुफ्तगू की, और हम इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं डॉक्टर अज़ीमुद्दीन और डॉक्टर सरवर सिद्दीकी के, वो हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और हम सब को इस हवाले से आगाही फराहम की। हम इंशाअल्लाह अपने अगले प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।